नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी बिब्लियोफाइल चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये ऑडियो बुक की सीरीज पसंद आ रही होगी। आपको ये सीरीज पसंद आ रही है या नहीं, इसकी जानकारी आप इस वीडियो में लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, आप हमें ये भी बता सकते हैं कमेंट में कि आपको अगली ऑडियो बुक किस पुस्तक की चाहिए। और आप लोगों को शुक्रिया भी करता हूँ कि आपने हमें इतना प्यार और सपोर्ट दिया, और उन सबों को तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने उस समय सपोर्ट दिखाया जब मेरे चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ा था और कुछ ऑडियो बुक्स को यूट्यूब से ने मेरे चैनल से रिमूव भी कर दिया था। और हाँ, आप हमें हमारे अगले अचीवमेंट के लिए सपोर्ट करें जो कि है 500 सब्सक्राइबर्स का, और हमें उम्मीद है कि आप इसमें मदद जरूर करेंगे। तो जैसा कि हम कर रहे हैं अभी द साइकोलॉजी ऑफ मनी पुस्तक की ऑडियो बुक, जो कि मॉर्गन हॉसेल के द्वारा लिखी गई है, और ये अध्याय अध्याय 20वां है जो कि इस पुस्तक का अंतिम अध्याय है, जो कि है स्वीकारोक्तियां। तो चलिए शुरू करते हैं। सैंडी गेट्समैन एक अरबपति निवेशक थे जिन्होंने फर्स्ट मैनहट्टन नामक एक परामर्श समूह की स्थापना की। कहा जाता है कि वे अपने निवेश दल के लिए साक्षात्कार में उम्मीदवारों से यह सवाल पूछा करते थे, आपके पास क्या है और क्यों? यह नहीं कि आपके अनुसार कौन से स्टॉक सस्ते हैं या कौन सी अर्थव्यवस्था में मंदी आने वाली है। बस मुझे यह दिखाइए कि आप अपने पैसे के साथ क्या करते हैं। मुझे यह सवाल पसंद है क्योंकि यह उस बड़े अंतर को रेखांकित करता है जो उसके बीच होता है, जो अर्थपूर्ण लगे, जिसे लोग अक्सर करने की सलाह देते हैं, और वह जो उन्हें सही लगता है, जो वे वास्तव में करते हैं। मॉर्निंग स्टार के अनुसार यूएस के आधे पोर्टफोलियो मैनेजर अपने धन का एक पैसा भी अपने फंड में नहीं लगाते। यह घोर सुनाई पड़ सकता है और आंकड़े निश्चित रूप से पाखंड को उजागर करते हैं, लेकिन जितना आप सोचते हैं यह सब उससे अधिक सामान्य है। यूएससी में औषधि के प्रोफेसर केन मूरे ने 2011 में हाउ डॉक्टर्स डाई नाम का एक लेख लिखा, जिसने दर्शाया कि डॉक्टर मरीजों के लिए जो इलाज निर्धारित करते हैं, अपने लिए किस स्तर तक उससे अलग इलाज चुनते हैं। डॉक्टर हम सब की तरह नहीं मरते, उन्होंने लिखा। उनके बारे में जो असामान्य बात है वह यह नहीं कि अधिकांश अमेरिकियों की तुलना में उन्हें कितना अधिक उपचार मिलता है, बल्कि कितना कम। वे दूसरों को मौत से बचाने में भले ही बहुत अधिक समय लगाते हैं, अपनी मृत्यु का सामना करने पर वे काफी शांत रहते हैं। वे अच्छी तरह जानते हैं कि क्या होने वाला है, वे विकल्पों के बारे में भी जानते हैं, और आमतौर पर हर प्रकार की मेडिकल देखभाल की पहुंच रखते हैं, लेकिन वे धीरे से चले जाते हैं। एक डॉक्टर अपने मरीज के कैंसर का इलाज करने के लिए तमाम कोशिश कर सकता है, लेकिन अपने लिए प्रशासनिक देखभाल चुनता है। लोग आपको जो करने की सलाह देते हैं और जो वे खुद अपने लिए करते हैं, इसके बीच का अंतर हमेशा खराब नहीं होता। यह बस इस बात को रेखांकित करता है कि जब आप ऐसी जटिल और भावनात्मक समस्याओं से गुजर रहे हों जो आपको और आपके परिवार को प्रभावित करें, कोई एक सही जवाब नहीं होता, कोई सार्वलौकिक सत्य नहीं होता। बस अगर कुछ मायने रखता है तो वह यह है कि आपके और आपके परिवार के लिए क्या काम करता है, और जिन आवश्यकताओं को आप पूरा करना चाहते हैं, उन्हें इस तरह पूरा जिससे आप तृप्त महसूस करें और रात से में ठीक से सो सकें। ऐसे कुछ मूल सिद्धांत हैं जिनका पालन करना आवश्यक है। यह औषधि और वित्त दोनों में लागू होता है, लेकिन महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय स्प्रेडशीट और पाठ्य पुस्तक में नहीं किए जाते, वे खाने की मेज पर किए जाते हैं। वे अक्सर प्रतिफल को बढ़ाने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि अपने जीवन साथी या संतान को निराश न करने के उद्देश्य से लिए जाते हैं। इस तरह की चीजों को चार्ट और सूत्रों में संक्षिप्त करना कठिन है, और वे हर व्यक्ति के लिए बहुत अलग होते हैं। जो एक व्यक्ति के लिए काम करे, दूसरे के लिए नहीं कर सकता। आपको यह ढूंढना मेरी जरूरी है कि आपके लिए क्या काम करता है। मेरे लिए जो काम करता है वह यह रहा।
मेरा परिवार मेरी बचत के बारे में क्या सोचता है? चार्ली मुंगेर ने एक बार कहा था, मेरा लक्ष्य धनवान बनने का नहीं था, मैं बस आजाद होना चाहता था। हम धन को एक तरफ रख सकते हैं, लेकिन आजादी हमेशा मेरा व्यक्तिगत वित्तीय लक्ष्य रही है। सर्वाधिक प्रतिफल का पीछा करने या अपनी संपत्ति को लीवरेज कर बहुत शानो शौकत का जीवन बिताने में मुझे खास दिलचस्पी नहीं है। दोनों ही ऐसे खेलों की तरह नजर आते हैं जो लोग अपने दोस्तों को प्रभावित करने के लिए खेलते हैं। दोनों में ही जोखिम छुपा रहता है। मैं बस हर सुबह उठकर यह अनुभव करना चाहता हूँ कि मैं और मेरा परिवार जो चाहे वह कर सकते हैं, वह भी अपनी शर्तों पर। हमारा हर वित्तीय निर्णय इसी लक्ष्य के इर्द गिर्द घूमता है। मेरे माता पिता ने अपनी वयस्कता दो चरणों में बिताई, अत्यंत करीबी और औसत रूप से समृद्ध। मेरे पिता 40 वर्ष की उम्र में डॉक्टर बने जब वे 3 बच्चों के पिता थे। एक डॉक्टर का वेतन कमाने से वह मितव्ययिता की मानसिकता नहीं बदली जो मिडिल स्कूल के 3 भूखे बच्चों को संभालने हुए निर्मित हुई थी। और मेरे माता पिता ने अपने अच्छे साल अपने साधनों से नीचे रहकर उच्च बचत दर के साथ बिताए। इससे उन्हें काफी हद तक स्वतंत्रता मिली। मेरे पिता एक आपातकालीन कक्ष के डॉक्टर थे, अधिकतम तनाव वाला पेशा जिसकी मैं कल्पना कर सकता हूँ, और जो दिन और रात की शिफ्ट के बीच शरीर की आंतरिक घड़ी में कस्टमाइज टॉगल की मांग करता है। 2 दशकों के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि बस बहुत हुआ, इसलिए उन्होंने यह काम बंद कर दिया। उन्होंने बस यह काम छोड़ दिया और अपने जीवन के अगले पड़ाव की ओर चल पड़े। यह मेरे मन में बैठ गया। एक सुबह उठकर वह बदल पाने की क्षमता जो आप कर रहे हैं अपनी शर्तों पर, जब आप तैयार हों, यह सभी वित्तीय लक्ष्यों में महानतम प्रतीत होता है। मेरे लिए स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि आप काम करना छोड़ देंगे। इसका मतलब यह है कि आप बस वह काम करेंगे जो आपको पसंद हो, जिनके साथ करना पसंद हो, जिस समय आप चाहें और जब तक आप चाहें। और कुछ स्तर तक की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक डॉक्टर का वेतन कमाना आवश्यक नहीं है। इसके लिए अधिकांश रूप से अपनी उम्मीदों पर काबू रखना और अपने साधनों से नीचे का जीवन बिताना आवश्यक है। स्वतंत्रता किसी भी आय के स्तर पर आपकी बचत दर से संचालित होती है, और एक निश्चित आय के स्तर के बाद आपकी बचत दर अपनी जीवन शैली की उम्मीदों को हद से बाहर न जाने देने की योग्यता से संचालित होती है। मेरी पत्नी और मैं कॉलेज में मिले और शादी से सालों पहले साथ रहने लगे। स्कूल के बाद हम दोनों के पास प्रवेश स्तर की नौकरियां थीं, जिनकी आय भी प्रवेश स्तर वाली थी, और हमारी जीवन शैली औसत दर्जे की थी। सभी जीवन शैलियां स्पेक्ट्रम में विद्यमान होती हैं जो एक व्यक्ति के लिए संतोषजनक हो। किसी और को राजसी या गरीबी जैसा लग सकता है, लेकिन हमारी आय पर हमें हमारे अनुसार एक संतोषजनक अपार्टमेंट, एक संतोषजनक कार, संतोषजनक कपड़े और संतोषजनक खाना मिला। आरामदायक लेकिन शानो शौकत भरा कुछ भी नहीं। 1 दशक से अधिक तक बढ़ती आय के बावजूद मैं वित्त में और मेरी पत्नी स्वास्थ्य सेवा में, हम काफी हद तक उसी जीवन शैली के अनुसार रहते आए हैं। इसने हमारी बचत दर को लगातार बढ़ाया है। वस्तुतः हर डॉलर की बढ़त ने हमारी बचत को उपार्जित किया है, हमारा स्वतंत्रता कोष। अब हम अपने साधनों से काफी नीचे का जीवन जीते हैं, जो आपको हमारी आय के बारे में कम और 20 की उम्र में स्थापित हमारी जीवन शैली को बनाए रखने के हमारे निर्णय के बारे में अधिक जानकारी देता है। हमारे घर की वित्तीय योजना का वह हिस्सा जिस पर मुझे गर्व है वह यह कि हमने जीवन शैली की कामनाओं के गोलपोस्ट को कम उम्र में ही आगे बढ़ाना बंद कर दिया। हमारी बचत दर काफी अधिक है, लेकिन हमें शायद ही कभी लगता हो कि हम दमनात्मक रूप से मितव्ययी हैं, क्योंकि अधिक सामान के लिए हमारी आकांक्षाएं अधिक नहीं बढ़ी हैं। ऐसा नहीं कि हमारी कोई आकांक्षाएं ये है ही नहीं, हमें अच्छा सामान पसंद है और हम आरामदायक रूप से रहते हैं। हमने बस गोलपोस्ट को आगे बढ़ाना बंद कर दिया है।
यह हर किसी के लिए काम नहीं करेगा, और यह हमारे लिए सिर्फ इसलिए काम करता है क्योंकि हम दोनों इसके लिए समान रूप से सहमत हैं। हम में से कोई भी दूसरे के लिए समझौता नहीं कर रहा। अधिकतर चीजें जिनसे हमें आनंद मिलता है, टहलने जाना, पढ़ना, पॉडकास्ट, इनका मूल्य अधिक नहीं है, इसलिए हमें शायद ही कभी कोई कमी महसूस होती हो। कभी कभार जब मैं हमारी बचत दर पर सवाल करता हूं तो मैं अपने माता पिता की स्वतंत्रता के बारे में सोचता हूं, जो उन्होंने सालों की कड़ी बचत से कमाई, और तुरंत मैं वापस आ जाता हूं। स्वतंत्रता हमारा शीर्ष लक्ष्य है। अपने साधनों से नीचे जीने का एक दूसरा लाभ यह है कि आप अन्यों के साथ बराबरी करने के मानसिक श्रम से बच सकते हैं। अपनी समर्थता से कम में आरामदायक जीवन बिताना और अधिक की कामना ना करना उस अत्यधिक सामाजिक दबाव को हटा देता है जिसे आधुनिक फर्स्ट वर्ल्ड के अधिकतर लोग खुद पर लाद लेते हैं। नासिम तालिब ने स्पष्ट किया, सच्ची सफलता रेट रेस को छोड़कर अपने कार्यकलाप को व्यवस्थित करना है, जिससे मन की शांति प्राप्त की जा सके। मुझे यह पसंद आया। हम स्वतंत्रता कैंप के लिए इतने प्रतिबद्ध हैं कि हमने कुछ ऐसी चीजें की हैं जिनका कागजों पर मतलब ना बने। हमारे घर पर कोई ऋण नहीं है, जो हमारा सबसे खराब वित्तीय निर्णय है, लेकिन सबसे अच्छा संपत्ति निर्णय। जब हमने यह घर खरीदा, ऋण ब्याज दर बहुत कम थी। कोई भी तर्कसंगत निवेशक यही सलाह देता कि सस्ते धन का फायदा उठाया जाए और अतिरिक्त बचत को अधिक प्रतिफल वाली संपत्ति जैसे स्टॉक्स में लगाया जाए। लेकिन हमारा लक्ष्य रुखाई से तर्कसंगत होना नहीं, बस मानसिक रूप से उचित होना है। वह स्वतंत्रता का अनुभव जो मुझे अपने घर के स्वामित्व से होता है, वह उस वित्तीय लाभ से कहीं अधिक है जो मुझे सस्ते ऋण से अपनी संपत्ति की लीवरेज करने से मिलता। मासिक भुगतान को हटा देना अपनी संपत्ति के दीर्घकालिक मूल्य को उच्चतम सीमा तक बढ़ाने से बेहतर महसूस होता है। जो लोग मेरे इस निर्णय के नुक्स गिनाते हैं, या वे जो ऐसा कभी नहीं करेंगे, मैं उनके सामने इसकी वकालत नहीं करता। कागजों पर इसका समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारे लिए यह काम करता है। हमें यह पसंद है और यही महत्वपूर्ण है। अच्छे निर्णय हमेशा तर्कसंगत नहीं होते। एक मोड़ पर आकर आपको खुश होने और सही होने के बीच में चुनना ही पड़ता है। हम अपनी संपत्ति का इतना बड़ा प्रतिशत नकद के रूप में रखते हैं जिसका कोई वित्तीय सलाहकार परामर्श नहीं देगा। हमारी संपत्ति का लगभग 20% भाग हमारे घर के मूल्य के अलावा इसका भी कागजों पर समर्थन नहीं किया जा सकता, और मैं दूसरों को ऐसा करने की सलाह नहीं दे रहा हूं। यह बस हमारे लिए काम करता है। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि नगद स्वतंत्रता की ऑक्सीजन है, और अधिक महत्वपूर्ण रूप से हम नहीं चाहते कि हमें अपने स्टॉक बेचने पर मजबूर होना पड़े। हम चाहते हैं कि एक बड़ा खर्च सामने आने पर उसकी भरपाई के लिए स्टॉक्स के बेचने की संभावना जितनी हो सके शून्य के निकट हो। शायद अन्यों को के मुकाबले हमारी जोखिम सहनशीलता कम हो, लेकिन व्यक्तिगत वित्त के बारे में मैंने जो भी सीखा है उसके अनुसार हर कोई बिना छूट के एक ऐसे बड़े खर्च का सामना करेगा जिसकी उसने उम्मीद ना की हो, और इस खर्च के लिए वे विशेष रूप से योजना नहीं बनाते क्योंकि इसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। कुछ लोग जिन्हें हमारे वित्त की जानकारी है अक्सर पूछते हैं, आप किस लिए बचत कर रहे हैं? घर, बोट या नई कार? नहीं, इनमें से किसी के लिए भी नहीं। मैं एक ऐसे संसार के लिए बचत कर रहा हूं जहां जितना हम उम्मीद करते हैं आकस्मिकता उससे अधिक सामान्य है। किसी खर्च की भरपाई करने के लिए स्टॉक बेचने पर मजबूर ना होने का मतलब यह भी है कि हम एक लंबे समय के लिए अपने स्टॉक्स की कंपाउंडिंग की संभावना बढ़ा रहे हैं। चार्ली मुंगेर ने इसे अच्छी तरह समझाया। कंपाउंडिंग का पहला नियम यह है कि इसे अनावश्यक रूप से कभी बाधित ना किया जाए। मेरा परिवार निवेश के बारे में किस प्रकार सोचता है, हम देखते हैं। अब मैंने अपना करियर एक स्टॉक पिकर के रूप में शुरू किया। उस समय हमारे पास बस अलग अलग स्टॉक थे, अधिकतर बड़ी कंपनियों के जैसे बर्कशायर हैथवे और प्रॉक्टर एंड गैम्बल।
साथ ही कुछ छोटे स्टॉक जिन्हें मैं गहन मूल्य निवेश समझता था। वापस मेरे 20 की उम्र में जाकर देखा जाए तो मेरे पास हर समय कम से कम 25 अलग अलग स्टॉक हुआ करते थे। मुझे नहीं पता कि एक स्टॉक पिकर के रूप में मैंने कैसा कामकाज किया। क्या मैंने मार्केट को हरा दिया? मुझे अंदाजा नहीं है। अधिकतर लोग जो कोशिश करते हैं उनकी तरह मैंने भी अच्छा स्कोर नहीं रखा। किसी भी तरह से मैंने अपने विचार बदल दिए हैं और अब हर वह स्टॉक जो हमारे पास है वह कम लागत का सूचकांक कोष है। मैं सक्रिय रूप से स्टॉक पिक करने के विरुद्ध नहीं हूँ, चाहे फिर आप यह खुद करें या फिर किसी सक्रिय फंड मैनेजर को अपना पैसा देकर करवाएं। मुझे लगता है कि कुछ लोग मार्केट के औसत से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, बस यह बहुत कठिन है। जितना अधिकतर लोग सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा कठिन। अगर मुझे निवेश को लेकर अपने विचारों का सार प्रस्तुत करना हो तो वह कुछ इस प्रकार होगा। हर निवेशक को एक ऐसी कार्यनीति चुननी चाहिए जिसमें उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने की अधिकतम संभावना हो। और मुझे लगता है कि अधिकतर निवेशकों के लिए कम लागत के सूचकांक कोष में औसत होता डॉलर कोस्ट दीर्घकालिक सफलता की सबसे अधिक संभावना प्रदान करेगा। इसका मतलब यह नहीं कि सूचकांक निवेश हमेशा काम करेगा। इसका मतलब यह भी नहीं कि यह सबके लिए है और इसका मतलब यह भी नहीं कि सक्रिय स्टॉक पिकिंग असफल होकर ही रहेगी। आमतौर पर इस उद्योग की एक नहीं तो दूसरी ओर से बहुत अधिक मोर्चाबंदी हो चुकी है, विशेषतः वे लोग जो सक्रिय निवेश के सख्त विरोधी हैं। मार्केट को हराना कठिन होना चाहिए, सफलता की संभावना कम होनी चाहिए। अगर ऐसा ना हो तो फिर हर कोई यह करेगा और अगर हर कोई यह करेगा तो कोई अवसर ही नहीं होगा। इसलिए अगर मार्केट को हराने की कोशिश करने वालों में से अधिकतर ऐसा करने से चूक जाएं तो किसी को हैरान नहीं होना चाहिए। आंकड़ों के अनुसार 2019 में खत्म हुए दशक में 85% लार्ज कैप सक्रिय प्रबंधक S&P 500 को नहीं हरा पाए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो सोचते हैं कि मार्केट को हराने की कोशिश करना पागलपन है, लेकिन जो अपने बच्चों को आसमान छूने और पेशेवर एथलीट बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हर किसी की अपनी सोच होती है। जीवन संयोग अनुपात से खेलने का नाम है और हम सब संयोग अनुपात के बारे में अलग ढंग से सोचते हैं। सालों के अंतराल में मैं इस धारणा को समझ पाया हूं कि अपने परिवार के सभी वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की हमारी संभावना अधिक हो जाएगी अगर हम नियमित रूप से दशकों तक कम लागत के सूचकांक कोष में निवेश करते रहें और राशि को कंपाउंडिंग के लिए छोड़ दें। यह अधिकांश रूप से हमारे मितव्ययी खर्च की जीवन शैली के कारण है। यदि मार्केट से बेहतर प्रदर्शन करने का अतिरिक्त जोखिम उठाए बिना आप अपने सभी लक्ष्य प्राप्त कर लें तो कोशिश करने का मतलब ही क्या है? मैं इस विश्व का सर्वोत्तम निवेशक हुए बिना रह सकता हूं, लेकिन मैं एक खराब निवेशक बनकर नहीं रह सकता। और जब मैं इस तरह से सोचता हूं, सूचकांक खरीदकर रोके रखने का विकल्प हमारे लिए बिल्कुल आसान है। मैं जानता हूं कि हर कोई इस तर्क से सहमत नहीं होगा, खासकर मेरे दोस्त जिनका काम मार्केट को हराना है। जो वे करते हैं मैं उसका आदर करता हूं, लेकिन हमारे लिए यही काम करता है। हम अपने हर वेतन में से इन सूचकांक कोष में निवेश करते हैं। यूएस और अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक्स का मेल हमारा कोई नियत लक्ष्य नहीं है, यह बस वह है जो हमारे खर्च करने के बाद बच जाता है। इसी कोष में से हम सेवानिवृत्ति खाते में पैसा डालते हैं और अपने बच्चों की 529 कॉलेज बचत योजनाओं में योगदान करते हैं। और बस इतना ही। प्रभावी रूप से हमारा शुद्ध मूल्य है एक घर, चेकिंग अकाउंट और कुछ वैनगार्ड सूचकांक कोष। हमारे लिए इसके और अधिक जटिल होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे यह सरल ही पसंद है। निवेश को लेकर मेरी एक गहन धारणा यह है कि निवेश में लगे प्रयास और निवेश के नतीजों में कम सहसंबद्ध होता है। कारण यह है कि संसार पुच्छ द्वारा संचालित होता है। कुछ ऐसे परिवर्ती कारक अधिकांश नतीजों के लिए उत्तरदायी होते हैं। आप निवेश करने में
चाहे कितना भी कड़ा प्रयास करें, लेकिन अगर आप उन 2 या 3 बातों से चूक जाएं जो आपकी कार्यनीति में कांटा घुमाती हैं, आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसका उल्टा भी सच है। सरल निवेश कार्य नीतियां भी अच्छे से काम कर सकती हैं अगर वे उन चीजों पर पकड़ बनाए रखें जो उस कार्य नीति की सफलता के लिए आवश्यक है। मेरी निवेश कार्य नीति सही निवेश क्षेत्र चुनने या फिर अगली मंदी का समय जानने पर निर्भर नहीं करती। यह उच्च बचत दर, धैर्य और इस आशावाद पर निर्भर करती है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था अगले कई दशकों में मूल्य बनाएगी। मैं वस्तुतः अपना पूरा निवेश प्रयास इन 3 बातों के बारे में सोचने में लगाता हूँ, खासकर पहली 2 जिन्हें मैं नियंत्रित कर सकता हूँ। मैं अतीत में मैंने अपनी निवेश कार्य नीति बदली है, इसलिए निश्चित रूप से संभावना है कि मैं इसे भविष्य में भी बदल सकता हूँ। हम चाहे जैसे भी बचत या निवेश करें, मुझे विश्वास है कि हमारा लक्ष्य हमेशा स्वतंत्रता होगा और हम हमेशा वह करेंगे जिससे हम रात में चैन की नींद सो पाएं। हमें लगता है कि यही परम लक्ष्य है, धन संपत्ति के मनोविज्ञान में महारत। लेकिन हर किसी की अपनी सोच होती है, मूर्ख कोई भी नहीं है। ये पुस्तक की ऑडियो बुक यहीं पर समाप्त होती है। आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताएं। आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। अगर कुछ त्रुटि मुझसे हुई है तो आप कमेंट में बताएं और मुझे माफ़ कीजिएगा अगर कुछ त्रुटि हुई है तो। और आप हमें सपोर्ट कीजिए हमारे छोटे से माइलस्टोन 500 सब्सक्राइबर्स को पूरा करने में। शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। आप हमें कमेंट में बताइए कि अगला ऑडियो बुक किस पुस्तक का आपको चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद। ये पुस्तक यहीं पर समाप्त करते हैं। साइनिंग आउट। थैंक यू। बाय बाय।